अंतरिक्ष का वो सन्नाटा जहां सिर्फ तारे चमकते हैं और समय रुका हुआ लगता है। साल 2032 की बात है। एक स्पेसशिप हेल मैरी अंधेरे में तैर रही है। उसके अंदर 2 सालों से कोमा में पड़ा एक इंसान अचानक अपनी आंखें खोलता है। उसका नाम ग्रेस है। वो हाइबरनेशन चेंबर से बाहर गिरता है। सांस फूल रही है, शरीर कांप रहा है। उसे कुछ याद नहीं, न वो कौन है, न यहाँ कैसे आया, न उसका मिशन क्या है। बस एक नाम उसके जहन में घूमता है, हेल मैरी। वो स्पेसशिप में भटकना शुरू करता है। हर तरफ मौत का सन्नाटा है। एक चेंबर में 2 लाशें पड़ी हैं। उसके साथी जो इस मिशन पर उसके साथ आए थे। अब वो पूरी तरह अकेला है। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक इंसान। एआई सिस्टम मैरी उससे बात करती है, लेकिन वो सिर्फ सवाल पूछ सकता है। जवाब उसे खुद ढूंढने हैं। वो कंट्रोल रूम में जाता है। स्क्रीन पर तारीख देखता है। पता चलता है कि उसे होश आए 2 साल बीत चुके हैं। वो मैरी से कहता है, हम वापस धरती चलते हैं। पर मैरी जवाब देती है, मिशन पूरा किए बिना वापसी संभव नहीं। धीरे धीरे उसकी यादें लौटने लगती हैं। वो एक हाई स्कूल में साइंस का टीचर था। बच्चों को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाता, लेकिन उसके तरीके अलग थे। वो चॉकलेट के उदाहरण से समझाता कि मॉलिक्यूल्स कैसे काम करते हैं। बच्चे उससे प्यार करते थे। एक दिन क्लास के बाद एक छात्रा ने पूछा, सर क्या सच में सूरज बुझ रहा है? तब ग्रेस ने बताया था कि वैज्ञानिकों ने वीनस ग्रह से एक अजीब लहर डिटेक्ट की है, पेट्रोवा लाइन, और उसी लहर के जरिए एक सूक्ष्म जीव सूरज तक पहुंच रहा है। नाम है एस्ट्रोफेज। ये सूरज की ऊर्जा सोख रहा है, जिससे धरती तक रोशनी कम पहुंच रही है। वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी थी, अगले 30 सालों में धरती पर भयंकर ठंड पड़ेगी। एक नया हिमयुग, पूरी मानवता मिट जाएगी। ग्रेस उस वक्त बच्चों को समझाता था कि डरने की जरूरत नहीं, दुनिया के सबसे तेज दिमाग इस पर काम कर रहे हैं। पर असल में वो खुद भी नहीं जानता था कि कोई हल है भी या नहीं। एक दिन उसकी क्लास खत्म होने के बाद एक महिला उससे मिलने आती है, ईव। वो एक गुप्त प्रोजेक्ट की हेड है। उसने ग्रेस के बारे में सब कुछ पता कर रखा है। कुछ साल पहले ग्रेस ने एक पेपर लिखा था, बिना पानी के भी किसी ग्रह पर जीवन संभव है। तब सबने उसका मजाक उड़ाया था और उसे वैज्ञानिक समुदाय से निकाल दिया गया था। तभी से वो टीचर बन गया। ईव उसे अपनी लैब ले जाती है। वह ग्रेस को एक सैंपल दिया जाता है। कई घंटों के टेस्ट के बाद ग्रेस चौंक जाता है। यह एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जिसके आर पार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं जा सकता। यानी न रोशनी गुजर सकती है, न कोई सिग्नल। ये धरती का नहीं है, ये एलियन है। ग्रेस समझ जाता है ये वही एस्ट्रोफेज है जो सूरज को मार रहा है। ईव बताती है कि 130 वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे थे, लेकिन असली खोज ग्रेस की थ्योरी से हुई। अब वो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेती है। ग्रेस को एक बड़े बेस पर ले जाया जाता है, जहां वैज्ञानिक एस्ट्रोफेज को बड़े पैमाने पर बना रहे थे। ग्रेस पूछता है, इतनी मात्रा की क्या जरूरत है? तब उसे बताया जाता है कि एस्ट्रोफेज एक सुपर फ्यूल है। इससे स्पेसशिप लाइट की स्पीड के करीब जा सकती है। मिशन है ताऊ सिटी नाम के एक तारे तक जाना, जो अभी भी एस्ट्रोफेज से अछूता है। वहां जाकर पता लगाना है कि आखिर वहां ऐसा क्या है जो एस्ट्रोफेज को रोक रहा है। लेकिन एक बात और है, ये एक तरफा मिशन है। जितना फ्यूल बन पाएगा वो सिर्फ ताऊ सिटी तक जाने के लिए काफी है। वापस आने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ग्रेस इस प्लान से सहमत हो जाता है। वो उन 3 वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग देता है जिन्हें मिशन पर जाना है, डुबॉइस, लियू और एक और वैज्ञानिक। वो उन्हें सिखाता है कि स्पेसशिप कैसे चलानी है, सैंपल कैसे लेने हैं और एस्ट्रोफेज से कैसे बचना है। सब कुछ तैयार है। लॉन्च से 2 दिन पहले लैब में एक भयानक ब्लास्ट होता है। 3 वैज्ञानिक मारे जाते हैं। अब किसके पास जाना है? सबकी नजर ग्रेस पर है। वो मना करता है, मैं एस्ट्रोनॉट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक टीचर हूँ। पर ईव कहती है, तुम धरती की आखिरी उम्मीद हो। वो फिर भी मना करता है, तो उसे जबरदस्ती पकड़ लिया जाता है। बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर हाइबरनेशन चैम्बर में डाल दिया जाता है। 2 साल बाद वही जागना। अब समझ में आता है कि वो क्यों कुछ याद नहीं रख पाया। इधर स्पेसशिप में ग्रेस अकेले ही अपना सफर जारी रखता है। वो अपने साथियों की बॉडीज को रिस्पेक्ट के साथ अंतरिक्ष में विदा करता है। कई महीनों तक वो उड़ता रहता है, खाता है, सोता है, मैरी से बात करता है और उन यादों से लड़ता है। फिर एक दिन मैरी अलार्म बजाती है, हमारे पास एक और स्पेसशिप आ रहा है। ग्रेस बाहर देखता है, एक यान पूरी तरह अलग, क्रिस्टल जैसी धातु से बना, रोशनी बिखेरता हुआ। अचानक उस यान से एक चीज फेंकी जाती है, सीधे हेल मैरी की तरफ। ग्रेस डर जाता है। बम? वो इंतजार करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो समझ जाता है ये एक मैसेज है। स्पेस सूट पहनकर वो बाहर निकलता है, उस वस्तु को ले आता है, उसे खोलता है। अंदर एक नक्शा है, एक लोकेशन। उसे पता चलता है कि ये एलियन एरिड नाम के ग्रह से आया है। ग्रेस भी अपनी लोकेशन उस डिवाइस में डालकर वापस भेज देता है। अगले दिन दूसरे यान से तार निकलते हैं और हेल मैरी से जुड़ जाते हैं। एक टनल बन जाती है, क्रिस्टल की गुफा जैसी। ग्रेस धीरे धीरे अंदर जाता है और वहां वो मिलता है, एक एलियन। 5 पैर, पत्थर जैसा शरीर, बिल्कुल अलग, साइज में कुत्ते के बराबर। वो आवाजें निकालता है, अजीब, संगीत जैसी। ग्रेस डरता है, लेकिन समझ जाता है कि ये नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो एलियन भी उसे देखकर थोड़ा पीछे हटता है, फिर आगे बढ़ता है। ग्रेस मजाक में डांस करने लगता है और एलियन उसकी नकल करता है। इस तरह उनके बीच एक अजीब सी दोस्ती की शुरुआत होती है। ग्रेस और मैरी मिलकर एक डिवाइस बनाते हैं जो एलियन की भाषा को समझ सके। कुछ ही दिनों में डिवाइस तैयार हो जाती है। अब वे बात कर सकते हैं। ग्रेस उसका नाम रॉकी रखता है। रॉकी बताता है कि वो अपने ग्रह एरिड से आया है। उसके साथ 23 लोग थे।
सब मर चुके, वो भी अकेला है। उसका मिशन भी वही है, एस्ट्रोफेस से अपने ग्रह को बचाना। ग्रेस को यकीन नहीं होता, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ उन दोनों के पास एक जैसा मिशन है। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। दोनों समझ जाते हैं वे अपने अपने ग्रहों की आखिरी उम्मीद है। रॉकी ग्रेस के स्पेसशिप में आने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन अपने क्रिस्टल कवर के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन उसके लिए जहर है। वो ग्रेस के शिप में कदम रखता है, चारों तरफ देखता है और अपनी आवाज में एक अजीब हास्य के साथ कहता है तुम बहुत गंदा रहते हो। ग्रेस शर्मिंदा होकर सफाई करने लगता है। धीरे धीरे वे एक दूसरे के आदी हो जाते हैं। रॉकी बताता है कि वो अपने ग्रह पर एक मैकेनिक था और उसकी पत्नी 183 सालों से उसका इंतजार कर रही है। उसके ग्रह पर समय धीरे चलता है। ग्रेस अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, जो एक मार्क नाम के आदमी के साथ चली गई थी। रॉकी तुरंत कहता है, मैं मार्क को पसंद नहीं करता। यह सुनकर ग्रेस मुस्कुरा देता है। अकेलेपन के उन लंबे दिनों में ये मजाकिया बातचीत उसके लिए दवा बन जाती है। 11 दिनों के सफर के बाद वे ताओ सिटी के पास पहुंचते हैं। ग्रेस रॉकी को धरती के अलग अलग नजारे दिखाता है, समुद्र, पहाड़, बादल। रॉकी हैरान होता है, उसके ग्रह पर ऐसा कुछ नहीं है। फिर वे सैंपल लेते हैं एस्ट्रोफेज का और ताओ सिटी के आसपास के एक एलिमेंट का। ग्रेस उसे टेस्ट करता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वहां एक और सूक्ष्म जीव है जो एस्ट्रोफेज को खा जाता है। यह एक नेचुरल प्रीडेटर है। ताओ सिटी इसी वजह से नहीं मरा। ग्रेस उसका नाम रखता है प्रीडेटर। अब उन्हें इसकी बड़ी मात्रा चाहिए। वे ताओ सिटी के एक चट्टानी प्लेनेट के पास जाते हैं। यहाँ की ग्रेविटी बहुत तेज है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें नीचे खींच रहा हो। ग्रेस स्पेस सूट पहनकर बाहर निकलता है। उसके कदम भारी हैं। धीरे धीरे वो चलता है, प्रीडेटर को इकट्ठा करता है। ग्रेविटी उसे कुचल रही है। उसके सूट पर दरारें आ जाती हैं, चोट लगती है, खून निकलता है, लेकिन वो रुकता नहीं। एक बड़ा बोरा भरने के बाद वो लड़खड़ाता हुआ वापस आता है। रॉकी अंदर से चिल्ला रहा है, जल्दी करो। ग्रेस बमुश्किल शिप में घुसता है। जैसे ही वे वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, ग्रेविटी के दबाव से एक इंजन ब्लास्ट हो जाता है। पूरा शिप हिल जाता है। ग्रेस बेहोश होकर गिर जाता है और स्पेसशिप बेकाबू होकर ताओ सिटी के गुरुत्वाकर्षण में खिंचने लगता है। रॉकी जो सब कुछ देख रहा था, अपना क्रिस्टल कवर तोड़ता है। ये सूट उसकी जान है, क्योंकि ऑक्सीजन उसे मार सकती है। फिर भी वो बाहर आता है। वो बिना कवर के अपने पंजों से काम करता है। पहले ऑटो पायलट ऑन करता है, फिर अपने छोटे से शरीर से ग्रेस को खींचकर हाइबरनेशन चैम्बर में डालता है। तब उसके शरीर से मिट्टी जैसी चीज गिरने लगती है। ऑक्सीजन उसे अंदर से खो रही है, लेकिन वो तब तक रुकता है जब तक मैरी कंट्रोल नहीं ले लेती। फिर वो अपने बचे हुए कवर में वापस जाता है और बेहोश हो जाता है। धीरे धीरे ग्रेस होश में आता है। मैरी बताती है कि शिप अब कंट्रोल में है। ग्रेस देखता है रॉकी बेहोश पड़ा है। उसका रंग फीका पड़ गया है। उसके शरीर से टुकड़े टूट रहे हैं। ग्रेस समझ जाता है रॉकी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसे बचाया। वो टूट जाता है। रात भर वो उसके बगल में बैठा रहता है, बातें करता है, माफी मांगता है, कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगली सुबह जब ग्रेस आंखें खोलता है तो रॉकी हिल रहा है। वो जिंदा है। उसकी प्रजाति अलग तरह से सोती है। ग्रेस ने इसे मौत समझ लिया था। दोनों गले मिलते हैं। एक ऐसा पल जो किसी भी भाषा में लिखा नहीं जा सकता। ग्रेस प्रीडेटर के सैंपल्स दिखाता है। अब वे दोनों के ग्रहों को बचा सकते हैं। रॉकी ग्रेस को अपने स्पेसशिप में ले जाता है। पूरा क्रिस्टल से बना, संगीत की तरह आवाज करता हुआ वातावरण। ग्रेस हैरान है। ये तकनीक धरती से हजारों साल आगे है। रॉकी बताता है कि उसके पास अभी भी बहुत सारा एस्ट्रोफेज फ्यूल बचा है। वो उसमें से कुछ ग्रेस को दे देगा, जिससे ग्रेस धरती वापस लौट सके। रॉकी को अपने ग्रह पहुंचने में 6 साल और लगेंगे, लेकिन वो कहता है तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ग्रेस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं, अलविदा नहीं बल्कि फिर मिलने के वादे के साथ। कई महीने बीत जाते हैं। ग्रेस धरती की तरफ बढ़ रहा है। तभी मैरी अलार्म बजाती है। प्रीडेटर जो सैंपल वो साथ ले जा रहा है, वे एस्ट्रोफेज फ्यूल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो समस्या ठीक करता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक खतरनाक सवाल आता है। रॉकी के शिप में भी यही प्रीडेटर सैंपल है। अगर उन्होंने एस्ट्रोफेज के पास रखा तो रॉकी का पूरा फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो कभी अपने ग्रह नहीं पहुंच पाएगा। ग्रेस के पास 2 रास्ते हैं, धरती जाकर खुद बचे या रॉकी को बचाने जाए और कभी घर ना लौटे। वो बिना एक पल देरी किए प्रीडेटर के सैंपल्स, सारी रिसर्च, वीडियो रिकॉर्डिंग, सब कुछ एक छोटे रोबोटिक यान में भरकर धरती की तरफ छोड़ देता है और अपने शिप को मोड़कर उल्टी दिशा में रॉकी के पीछे दौड़ पड़ता है। वो रॉकी के शिप तक पहुंचता है, समस्या ठीक करता है। रॉकी उसे देखकर चौंकता है, तुम वापस क्यों आए? तुम अपना घर छोड़ आए? ग्रेस सिर्फ मुस्कुराता है। अब दोनों दोस्त हमेशा के लिए साथ हैं। सालों बाद धरती पर ईव, अब बहुत बुरी, एक छोटे से रेडियो स्टेशन में बैठी है। बर्फ गिर रही है। सूरज की रोशनी बमुश्किल दिखती है। तभी उसे ग्रेस के भेजे हुए रोबोटिक यान के सिग्नल मिलते हैं। वो सैंपल्स निकालती है, वीडियो चलाती है। ग्रेस का चेहरा स्क्रीन पर आता है। वो सब कुछ बता रहा है, प्रीडेटर के बारे में, रॉकी के बारे में, अपने फैसले के बारे में। ईव के चेहरे पर आंसू और मुस्कान दोनों हैं। उसकी टीम प्रीडेटर का उपयोग करके एस्ट्रोफेज को खत्म कर देती है। सूरज फिर से चमकने लगता है। धरती बच जाती है। एरिड ग्रह पर ग्रेस अब एक बड़े डोम के अंदर रहता है, जहां हवा, पानी, सब कुछ धरती जैसा है। रॉकी ने ये उसके लिए बनाया है। और सबसे बड़ी बात, हेल मैरी स्पेसशिप पूरी तरह रिपेयर है। उसमें फ्यूल भरा है। अब ग्रेस जब चाहे धरती वापस लौट सकता है। एक दिन वो डोम से बाहर निकलता है। नीला आसमान नहीं, बल्कि क्रिस्टल की चट्टानें। वहां रॉकी खड़ा है, उसके साथ एरिड के छोटे छोटे बच्चे जो बिल्कुल रॉकी जैसे दिखते हैं। ग्रेस मुस्कुराता है
और अपना पुराना काम शुरू कर देता है, पढ़ाना। वहाँ उस अनजान ग्रह पर वो उन बच्चों को साइंस पढ़ाने लगता है, क्योंकि एक टीचर टीचर ही होता है, चाहे धरती हो या कोई और आकाशगंगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है, दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती, ना ही कोई भाषा। ग्रेस ने अपना घर छोड़ दिया, रॉकी ने अपनी जान की बाजी लगा दी और अंत में उन्हें अपनी नई दुनिया मिल गई, जहाँ एक टीचर अपने नए बच्चों को हंसाता है और एक एलियन मैकेनिक अपने दोस्त के लिए धरती जैसा स्वर्ग बना देता है। सच है, कभी कभी सबसे बड़ी तबाही के बाद सबसे खूबसूरत शुरुआत होती है।